गुड इवनिंग आप सभी को। नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में, जहां उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आपको पार्टिसिपेट करिए जल्दी से आप लोग, और एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस को, आवाज आ रही है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार कोई यस लिख दे कि हाँ आवाज आ रही है, स्टार्ट किया जाए फिर। ओके दिवाकर जी, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। आज क्विज के स्थान पे रैपिड टेस्ट ले लेते हैं। अभी तक जितना हमने पर्यावरण पे किए क्वेश्चंस, ठीक है, तो लगभग 70 के आसपास जो है प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर सहित तेजी से। आज क्विज के स्थान पे वही रखते हैं, ठीक है। ओके ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में अक्सर पूछे जाते हैं। रैपिड है, तेज से टेस्ट, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल वाली बात नहीं होगी, फैक्चुअल है सब, ठीक है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में, ठीक है। बी इसका उत्तर है। हम बस बोलते आप आज आप लोगों को उत्तर नहीं देना है, आज ये रैपिड टेस्ट है, इसमें सभी फैक्चुअल हैं और इनको हम वैकल्पिक रूप में आपको बताएंगे बस। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या नाइट्रोजन चक्र में? तो सी इसका उत्तर होगा, जल चक्र में सबसे ज्यादा, क्योंकि जलवाष्प बनता ही सूर्य के प्रकाश से है, उसकी ऊष्मा से ही। जितना ज्यादा ताप रहेगा उतना ज्यादा जल जो है वाष्प में बदलेगा, उसके बाद वाष्प जल के रूप में फिर से वर्षा के रूप में आएगा, ठीक है। तो जल चक्र में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहां पे? नागपुर में। कहां अवस्थित है? सी इसका उत्तर है, नागपुर। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना? आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यूएनईपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, कब स्थापना हुई थी? मैंने बताया था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में जो पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। मैं बार बार बोलता हूं, आपको रट जाना चाहिए सब चीजें। तो 5 जून से सम्मेलन जो हुआ था, जो पहला कदम था, उसके रूप में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है, सी इसका उत्तर होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो पर्यावरण संबंधी कार्य करती है विश्व भर में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, और सबसे बड़ी बात है कि ये गैर सरकारी है, ठीक है। इसका यूएन वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है? एम्स्टर्डम में अवस्थित है, ए इसका उत्तर होगा। धारणी कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो संसाधन है उसका प्रयोग करना, ठीक। तो ऐसी कोई भी बात किस ऑप्शन में नजर आ रही है? सी ऑप्शन में। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता क्षुण बनी रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके, उससे जो है लाभ ले सके। ऐसा नहीं कुल आप ही खा जाओ, आने वाले को कुछ मिले ही ना। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट। इसके लेखक, डी इसका उत्तर है, W.M. एडम्स। इसके लेखक हैं W.M. एडम्स। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को टांसले ने। और आपसे प्रश्न मैं ये करूंगा कि जब पारिस्थितिकी तंत्र टांसले ने दिया तो पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी थी? कौन उत्तर देता है, देखते हैं। आंसर की एक्चुअली मैंने आज जो है रैपिड टेस्ट रखा है, इसमें आंसर आपको नहीं बताना है, मैं ही बताता चलूंगा। लेकिन ये फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आपको आप देखेंगे, प्रत्येक पेपर आप उठा कर देख लीजिए, यूपी पीसीएस का, यूपी ट्रिपल एससी का, यही जो 75-80 क्वेश्चन जो आज मैंने रखे हैं, यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर यहीं से प्रश्न आते हैं। इसलिए कभी कभी हम रैपिड टेस्ट भी रखेंगे जिसमें हम सिर्फ आपको बताते जाएंगे, आपसे प्रश्न करेंगे नहीं। यस, अनरेस्ट है कल। सुधीर श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। समुद्री वातावरण में प्रमुख मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये भी कुछ दिन पहले हमने कराया था, फाइटोप्लैंक्टन्स,
ठीक है, इन्हीं पर सारे जो समुद्री जीव हैं निर्भर रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पे। पास्की पदछाप के माप की इकाई, पास्की पदछाप हमने आपको बताया था कि वो महत्वपूर्ण जो मिनिमम ऐसा क्षेत्र जो धारणी विकास के लिए आवश्यक हो मनुष्य के पास की पदछाप कहलाता है। उसकी माप की इकाई कौन है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर, ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, भूमंडलीय हेक्टेयर। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, ये सभी है नाश। लेकिन एक बात मैं आपको यहां से बता दूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात। जैव विविधता के नाश का कारण पूछ रहा है, तो कारण में तो बहुत सारे कारण आएंगे, है ना। लेकिन अगर यहां पर यह होता है कि जैव विविधता के नाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है, तब आपका उत्तर क्या होता? तब आपका उत्तर होता ए, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। तो दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, एक जैव विविधता के नाश का कारण, दूसरा जैव विविधता के नाश का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो नाश का कारण में तो बहुत सारे कारण आ जाएंगे, ठीक है, एकमात्र कारण में कुछ नहीं आएगा, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर पूछेगा महत्वपूर्ण कारण सबसे, तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, इससे ही जैव विविधता का सबसे ज्यादा नाश हुआ है। तो प्रयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की जैव विविधता प्रखर स्थल, देखिए यहां पर हॉट स्पॉट दे दिया, अगर नहीं देता है तो आप इंग्लिश वाला अवश्य देख लीजिएगा। जैव विविधता प्रखर स्थल, ये यूपीएससी इसी तरह से क्या नाम है, गूगल ट्रांसलेट करता है लगता है, इसीलिए जो है इस तरह के शब्द आ जाते हैं। प्रखर स्थल, तो हॉट स्पॉट अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा। अगर नहीं समझ में आए कोई भी शब्द तो आप इंग्लिश वाला भाग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन से हैं? तो मल्टीपल चॉइस है, सेकंड व थर्ड इसका उत्तर होगा। कौन कौन? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत में महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है जैव विविधता के। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? कहां कहां प्रवाल भित्तियां हैं? अब आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ही, कच्छ की खाड़ी में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, सुंदरवन में नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1, 2 और 3, 20 ए इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 2003 में लागू हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी 2003 दे देता है और अक्सर देता है। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में। पारित कब हुआ संसद के द्वारा? 2002 में। निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पुच्छी वानर, जिसको मेकाक भी कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? सिंह पुच्छी वानर मेकाक अपने प्राकृतिक आवास पाया जाता है कहां पे? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपका जो उत्तर होगा केवल 1, 2, 3, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में ये बंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यहां पर कौन सा वन फैला हुआ है आपको पता है? कौन से ऐसी पर्वत श्रेणी है जो फैली हुई है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलाती या फिर अलग अलग करती कह सकते हैं? आपके उत्तर की प्रतीक्षा है, कौन उत्तर देता है देखते हैं। कौन सी श्रेणी है जो, बिल्कुल नीलगिरी, ओपन चेक ड्रा ने उत्तर दिया है। नीलगिरी की है, ठीक है। नीलगिरी वो अभ्यारण्य भी है। तो वहां पर क्या है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों स्टेट में फैली हुई है, और यहीं पर ये सिंह पुच्छ वानर पाए जाते हैं। तो कभी राज्य का नाम न दे और अगर राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दे या फिर उससे संबंधित जो जैव अभ्यारण्य का नाम दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसके बारे में तो कई बार चर्चा हो गई है, यही इसका उत्तर होगा। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी की वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसें करती क्या है कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है उसको धरती पर तो आने देती हैं, लेकिन धरती से जो परावर्तित होकर ऊष्मा जाती है उसको रोक लेती हैं, जिसके कारण ही धरती में ताप जो है बना रहता है और जो जरूरी होता है जीवन के लिए। लेकिन यदि ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
ग्रीन हाउस गैसों का जब उत्सर्जन बहुत ज्यादा होने लगे, उनकी मात्रा ज्यादा होने लगे, पृथ्वी जरूरत से ज्यादा तप्त हो जाती, जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, जो कि चिंता का विषय है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, किससे शुरू हुआ था? तो काल की बात हुई थी, जो कि 2005 से लागू हुआ था। इसका वायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना, ये पूछा गया प्रश्न है, कब प्रकाशित हुई? 2008 में प्रकाशित हुई थी। इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, ठीक है। हेलो, ठीक है। स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी ठीक हो गया। ये एक्चुअली ये पुराना डाटा पे है 24.16, अभी 24.5 वाला ये आंसर हो जाएगा आपका, राइट, ए वाला, ठीक है। जो नया 15वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है वन सर्वेक्षण के द्वारा, उसमें जो वन आवरण और वृक्षावरण है, दोनों मिलाकर 24.56% लगभग है। अब आ रही है ना, ठीक। वो स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। यूट्यूब कभी कभी जो है उसका भी सर्वर डाउन हो जाता है, इतना इतना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, और खासकर लॉकडाउन में तो विश्व भर में यूट्यूब को देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी सही है ललित जी, अभी तो आ रहा है, आई थिंक अब तो आ रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जी, अभी तो आ रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इनमें से किस राज्य में है भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशतता पूछा है, तो मिजोरम में, सी इसका उत्तर होगा, ठीक है। वृक्षादित, देखिए इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, वन स्थिति रिपोर्ट जो नया आया है, अद्यतन जो आया है अपडेट करके, तो ये अपडेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये पूछे गए प्रश्न है जो पिछले एग्जाम से आपके आए हैं। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? पूर्वी दक्कन में। अगर राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृक्षावरण कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो ये माइंड में रखिएगा। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन वही है भारत में, सुंदरवन में, ठीक है, जो कि डेल्टा भी है। सुंदरवन सुंदरी नामक वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, मैंग्रोव वन है भारत का प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कई बार पूछा गया है ये।
तो कहां पर है इनमें से? गोवा में, ठीक है, संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में। कई लोग इसका उत्तर पश्चिमी घाट लगाकर चले आए थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कच्छ वनस्पति जो गोवा में है, जो राज्य दे दिया यहाँ पे, इसलिए ये ज्यादा सही होगा। पश्चिमी घाट में तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, ओके ललित जी। कोई प्रॉब्लम आप लोगों का? मैं कमेंट इसलिए चेक करता रहता हूं कि टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आए तो आप लोग बता दें हमको। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया था आपको, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम था वो 1972 में आया था। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया? 2002 में। ये अक्सर आप देखेंगे 1-2 एग्जाम में पूछ ही लेता है। यूपीपीएससी अगर 3 एग्जाम कराएगी साल भर में तो 2 एग्जाम्स में यहां से प्रश्न आता ही आता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में। जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट है यही जारी करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो बी ज्वाइंट पांडा WWF का प्रतीक जानवर है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है और 21 जून को क्या होता है दोस्तों? 21 जून को जो दिवस मनाया जाता है उसमें भारत का बड़ा योगदान है ना। भारत के संदर्भ में काफी गौरवान्वित करने वाला दिवस है। ठीक है, 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है बताइए? मोदी जी ने शुरुआत कराई थी इसकी। जो लोग हैं लाइव बताएं भाई, 21 जून को कौन सा डे मनाते हैं? योग दिवस। ठीक है, बहुत सही पांडे जी, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब ये बता सकते हैं किस सन से मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, किस वर्ष से? पिछली जो मोदी गवर्नमेंट थी उसने उसके काल में शुरू हुआ था। मोदी जी ने जाकर भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसको अपनाया था 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में। कब से मना रहा है विश्व? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर स्थित है? देखिए ये भी कई बार पूछा गया है। NBPJR एक बार आरओ के एग्जाम में मिलान के लिए आया था तो इसी तरह पूछा था। NBPJR कहां स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 2015 सही है। ठीक है, 14 में तो गए ही थे मोदी जी, 15 से मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत का जो बाघ संरक्षण जो अभियान शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? 1973 से, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1973 से 29 जुलाई को टाइगर दिवस, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये नई दिल्ली में स्थित है। इसमें भी काफी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में अब है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैवमंडल आगार है या अभ्यारण्य है और अवस्थिति है। तो मानस यही सुमेलित नहीं है। मानस अभ्यारण्य जो है ये असम में स्थित है और बाकी नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम है, अगस्त्यमलाई ये केरला में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? तो इनमें से जो आपका नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुल 18 हैं, कुल 11 हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, तो जिनमें से नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित हैं तथा नीचे दिए गए ये उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हैं और सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो नवाबगंज तो उन्नाव में है। ठीक है,
और ओखला आपका कहाँ है? गाजियाबाद में है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में है। इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3, 4, 1। नवाबगंज, उन्नाव में, ओखला, गाजियाबाद, समसपुर, रायबरेली और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा। जब आप लखनऊ से प्रयागराज आइए कभी बस से, तो आपको रास्ते में समसपुर पक्षी विहार लिखा हुआ मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक ये तो सही है। राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा बिल्कुल सही है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो पिन वैली देखिए, ये पिन वैली के बारे में मैंने पहले ही पर्यावरण वाले वीडियो में बताया था मिलान के लिए। यहाँ पे पूछ लिया गया, बताइए पिन वैली कहाँ पर स्थित है? देखते हैं कौन उत्तर देता है। पिन वैली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मोनिका जी सही, आपने एकदम सही बताया है। ठीक है, पिन वैली हिमाचल में स्थित है। ओके, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरवन। इनमें से बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन से है? इनमें से बाघ आरक्षित कौन कौन सा है? तो भितरकनिका बाघ आरक्षित नहीं है, बाकी तीनों बांदीपुर, मानस, सुंदरवन। जिसमें बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका में बाघ अभ्यारण्य नहीं है। भितरकनिका ये उड़ीसा में स्थित है। तो 1, 3 और 4 इसका उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको बताना है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, मनाली ये गलत है। ठीक है, मनाली में स्थित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये देहरादून में नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है, यही बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है ना। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? तो बन्नरघट्टा, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न। जैविक उद्यान बेंगलुरु में, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर तितली उद्यान ले आने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश में, कि तितली उद्यान जो है शुरू करेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसी को मालूम है? उत्तर प्रदेश सरकार भी तितली उद्यान कहीं पर खोलना चाहता है। आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और उन्नाव। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है। एक और मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर स्थापित करना चाह रही है? कछुआ अभ्यारण्य। मोनिका जी ने एकदम सही उत्तर दिया है। हमने जो 4 ऑप्शन बोले थे उसमें से एक भी सही नहीं है। गोरखपुर में तितली अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश सरकार खोलने जा रही है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में रहेगा वो। और कछुआ अभ्यारण्य जो मैं बता रहा हूं वो प्रयागराज, इलाहाबाद में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है कहां से? तो रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको अभी तक जितने प्रश्न मैंने बताए, आपको कहीं डाउट तो नहीं है कि ये नहीं कुछ और सही होना चाहिए था? यदि ऐसा है तो आप बिल्कुल हमको बताइएगा। ठीक है, मैं आपके ऑप्शंस देख रहा हूं, सॉरी कमेंट। अगर हाँ, इलाहाबाद, गौरव जी इलाहाबाद में है वो। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन ये सही होना चाहिए था, मैंने गलत बता दिया, तो आप जरूर हमको कोट करिएगा। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दंपा टाइगर रिजर्व, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, सारामती शिखर, ये इनमें से कौन कौन सही सुमेलित हैं? तो इनमें जो है आपका दंपा जो है मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। आपका सारामती शिखर नागालैंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिक्किम में नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। गुमटी जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये देखिए फिर गायब हो गया। आप लोग बीच बीच में कमेंट कर दिया करिए। आज कुछ यूट्यूब में सर्वर प्रॉब्लम है,
इसीलिए बार बार गायब हो जा रहा है ये। अभी आ गया। तो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है दोस्तों? त्रिपुरा में स्थित है ये। इधर से तो स्क्रीन ही गायब हो गई बिल्कुल। ये आया क्या? हाँ बिल्कुल, त्रिपुरा में स्थित है। हाँ, तो इसमें केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं, बाकी दूसरा गलत है। गुमटी सिक्किम में नहीं है, गुमटी त्रिपुरा में है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? काफी लोग इसमें ह्यूमेलिन ऑप्शन लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे, ठीक है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाएंगे? एंथ्रोपोजेनिक। ओके, ह्यूमेलिन नहीं कहलाएंगे। एक्चुअली आयोग ने इसका गलत उत्तर दे दिया था, बाद में सुधार किया था। जो लोग आरओ का दोबारा देखे होंगे आंसर की, उसमें आयोग ने एंथ्रोपोजेनिक को मान लिया था, जबकि पहली बार आंसर की में ह्यूमेलिन दे दिया था। इससे काफी लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि ह्यूमेलिन इसका उत्तर होगा, बल्कि एंथ्रोपोजेनिक होगा इसका उत्तर। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो वाहित मल जो है जैव विघटित प्रदूषक है। बाकी पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस ये जैव विघटित नहीं है, अर्थात जैव अपघटन द्वारा जैव अपघटित नहीं हो सकते आसानी से। वहित मल ये जैव अपघटित हो सकते हैं। जैव अपघटन का मतलब क्या होता है? कि जीवाणुओं द्वारा जिनका सरलता से अपघटन हो सके। बाकी पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस इन सबका सरलता से नहीं हो सकता है अपघटन। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका तो कई बार जिक्र हुआ है। हीमोग्लोबिन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्षमता होती है इसकी अभिक्रिया करने की, जिससे कि दम घुटने लगता है और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा कराते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर मतलब जो रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, उससे कहा जाता है ध्वनि, उससे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित होता है, उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी, देखिए इस बार आपसे एक प्रश्न पूछेगा। अभी हाल ही में जो विशाखापट्टनम में प्लास्टिक की कंपनी में आग लगी थी, उसमें कौन सी गैस बाहर निकली थी जिसकी वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। कौन सी गैस थी वो, जिससे दम घुट गया, काफी लोगों की मृत्यु हो गई? देखें कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करता है या नहीं इसके संदर्भ में। कौन सी गैस थी? ये स्टीरिन, बिल्कुल। ओपन चेक्ट्रा जी, बिल्कुल सही आप उत्तर दे रहे हैं। हाँ, तो 1884 नहीं ललित जी, 1984, उसको सही करिए। 1884 तो आप बहुत पीछे चले गए। 1984 MIC वाली घटना जो हुई थी इस विशाखापट्टनम में जो हुआ था, ठीक है। ओके, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, ये सब जीवाणुओं से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक, वही जैव अपघटन की बात है, यहां पर दूसरे रूप में प्रश्न पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ये अक्सर पूछा जाता है, वायु प्रदूषण का जैविक सूचक कौन सा है? लाइकेन, ठीक है। जैव उपचार के लिए या जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। जैव उपचारण कहलाता है, जैसे कि समुद्रों में जैव उपचार की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पड़ती है? समुद्रों में। तेल रिसाव जब होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे जैव उपचार के द्वारा ही उसका उपचार किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो तेल को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं या निर्मुक्त कर देते हैं साधारण पदार्थों में, तो जैव उपचार इसी को बोलते हैं। बायो रिमेडिएशन, तो जीवों द्वारा। सिगरेट के धुएं में बेंजीन तो महत्वपूर्ण होता ही है, बेंजीन के बारे में पूछता भी कहां से निकलता है? सिगरेट के धुएं से। दूसरा कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO भी निकलता है सिगरेट के धुएं में। C इसका उत्तर होगा। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये मैनचेस्टर में स्थापित है। मैनचेस्टर में स्थापित है या ओस्लो में, बताइए।
थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये कि नॉर्वे में बहुत ज्यादा अम्ल वर्षा हुई थी एक बार, ठीक। तो ये अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? आप में से किसी को मालूम है? उत्तर सही दिया है। देखिए ये ओस्लो में ही है, ठीक है, बी इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये उत्तर मैनचेस्टर नहीं होगा, बी होगा इसका उत्तर। ओस्लो में स्थित है अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। यस यस, बी इसका उत्तर होगा, ठीक, ओस्लो। अभी आपको स्क्रीन में दे रहा होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिए। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, तो पता ही, हमने आपको इसके बारे में बताया भी था सब कुछ। परीक्षा खबरी सुबह आप देखते हैं कि नहीं? आपको लाभ हो रहा है कि नहीं परीक्षा खबरी से कुछ? आप बिल्कुल फीडबैक दीजिए हमको अभी। चलिए, बड़ी मेहनत करते हैं उस वीडियो के लिए, सुबह वाले वीडियो के लिए। बिल्कुल, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ज़्यादा प्रभावित होती हैं और इसीलिए वहाँ पर ये सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया है। आप यह बताइए हमको कि जो हमने प्रश्न पूछा, परीक्षा खबरी से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ओस्लो है, मैंने आपको बताया जी, ओस्लो ही है। उसमें गलत टिक लग गया था, ओस्लो उसको कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को फीडबैक के लिए। तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी, ठीक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण या केंद्रीय गंगा जल प्राधिकरण, दोनों कह सकते हैं उसको। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसको? राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल के क्षेत्र में खासकर ग्लेशियरों के लिए इन्होंने काफी काम किया, तो इसलिए इनको जल पुरुष। ओके ओके, तो राजेंद्र सिंह। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया कब? 1977 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट ये 1977 में लागू किया गया था। अंटार्कटिक में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारती है। अंटार्कटिक में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां स्थित है? नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, तरुण भारत संस्था इनकी है, बिल्कुल सही आपने कहा पंकज जी, ठीक है। तरुण भारत के ये संस्थापक हैं राजेंद्र सिंह जी। इन्होंने काफी कार्य किया है जल के क्षेत्र में, काफी पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये नई दिल्ली में स्थित है। काफी लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि यहां पर अगर देहरादून पूछ देता है, नागपुर पूछ देता है, तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1937 में एगमार्क एक्ट आया था, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, यह भी कई बार पूछा गया है। कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत का अवस्थित है, मेरिन नेशनल पार्क। एजेंडा 21 में कुल कितने समझौते थे? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पहली बात तो ये जान लीजिए, एजेंडा 21 के बारे में हमने अक्सर आपसे चर्चा भी की है, आपने सुना भी होगा। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। तो वहीं पे एजेंडा 21 को अपनाया गया था। और ये 21वीं सदी पे हमको धारणीय विकास के लिए क्या कार्य करने हैं, इसके लिए समझौता था। तो कुल कितने समझौते थे इसमें? कुल 4 समझौते थे। कितने थे? 4। ए इसका उत्तर होगा। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं?
तो टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण के केंद्र क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि काफी लोग अभी प्रश्न कर रहे थे, 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था, उनको अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन होना था। अनअकैडमी प्लस पे मैंने आपको बताया था कोई भी कोर्स आपको कंप्लीट, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन में उसमें दिया रहता है कि इतने टाइम में इतने लेसन्स होंगे, ये क्लासेस होंगी, ये समय होगा, उस टाइम में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी विथ पीडीएफ और टेस्ट। इसके अलावा हर 3 सेशन के बाद आपका चौथा सेशन जो होता है, चौथा लेसन होता है, वहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। कोई भी डाउट हो उसमें केवल डाउट के बारे में ही बात होती है। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के प्लस कोर्स में जाकर के कोई भी आपको जो कोर्स करना है, यूपी पीसीएस का प्री मेंस, कोई ऑप्शनल करना हो या कोई अलग से सब्जेक्ट पढ़ना हो, यूपी ट्रिपल के लिए ज्वाइन होना हो, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1-2 वर्ष का और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। UD10 मेरा रेफरल कोड रहेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो वो यूज करेंगे तो आपको वहां पर कुछ छूट भी मिल जाएगी और वहां पर आप हमसे भी मदद ले सकेंगे पर्सनली। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके क्षेत्र में? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ये भी आया हुआ प्रश्न है, पिछले वर्ष ही आया था। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? आपको बता दूं, विश्व में अत्यधिक जैव विविधता वाले जो देश हैं वो कुल 17 हैं। 17 ऐसी कंट्रीज हैं जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज के रूप में जानी जाती है, जहां पे बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उसमें से अपना एक भारतवर्ष महान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आता है। 20 का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ये सब यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मेगा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर भारत में तो 2 प्रमुख हॉट स्पॉट भी हैं जैव विविधता के, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कुल 17 देश शामिल हैं, उनमें भारत भी है। निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोरस का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहा जाता है दोस्तों। 20 इसका उत्तर है, ठीक है, बी उत्तर है। यहां पर ढेर सारे डायनासोर्स के कंकाल मिले हैं और मिलते रहे हैं, आगे भी मिलने की संभावना है। तो 20 इसका उत्तर है। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सियरा लियोन जो है ये प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। मोदी जी ने जिक्र भी किया था इसका एक बार, इसलिए प्रश्न आया भी था यूपी ट्रिपल में आपके ये। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? तो इनमें से सदाबहार फल वृक्ष अर्थात सदाबहार वन का जो फल है वो है लोकाट, ठीक है, लोकाट। बाकी सब आपके शीतोष्णकटिबंधीय हैं, सेब, बादाम, आड़ू वगैरह। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। देखिए, अगर आपको लोकाट के बारे में नहीं पता है तो आपको इन तीनों के बारे में पता, आड़ू के बारे में पता ही है, सेब के बारे में पता ही है, बादाम के बारे में पता ही है। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय हैं। जब ये तीनों शीतोष्णकटिबंधीय हो गए तो बचा कौन? अपना लोकाट बचा, सदाबहार वाला। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, अभी जो पूछा गया था कक्ष में स्थित है, ए इसका उत्तर। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ, ठीक है, नर्मदा बचाओ। जो नर्मदा पे बांध बन रहा था उसमें ही उसको, उसके अगेंस्ट जो पर्यावरण से संकट आता, उसके लिए मेधा पाटेकर ने आंदोलन में भाग लिया था। इनका काफी योगदान रहा, उसी से नाम आया था। दोबारा अन्ना आंदोलन में ये छाई हुई थी, अन्ना आंदोलन में भी इनका, उस समय भी आंदोलन में ये अग्रणी नेता के रूप में सामने आई थी। हालांकि बाद में राजनीतिक लोग ही आगे आ पाए उसमें। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस। अब मैं आपको बता दूं कि आप जो है प्लस कोर्स में जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, आप वहां पर किसी से भी पढ़ सकते हैं, अपने मन पसंदीदा एजुकेटर से मन पसंदीदा कोर्स। ये लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लिए, इंस्टॉल करिए। इसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर प्लस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा, प्लस कोर्सेज में जाइएगा। प्लस कोर्सेज में आपको जो भी जैसे यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल सब्सक्रिप्शन करना होगा तो ऑप्शन होंगे। आप 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए जो भी करना हो फीस दी रहेगी वहां पे। जैसे टोटल 7000 आपका शायद 1 ईयर का पड़ता है और आप रेफरल कोड यहाँ पर आएगा, इंटर रेफरल कोड,
रेफरल कोड में आप UD10 इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा, वहां पे UD10 टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको 7000 से छूट कुछ मिल जाएगी 6300। और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9453775039। एक बार फिर बोल रहा हूँ 9453775039, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप संपर्क करके मुझसे और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं प्लस कोर्सेज के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आपको अन्य चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, PDF के अलावा अन्य जो चीज़ें होंगी आपके लिए आवश्यक वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये जरूर पंकज शुक्ला जी इसी नाम से मैं हूँ, उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से ही हूँ। आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं हमको, और आप कोर्स कुछ वहाँ पर सर्च करिए, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेंगे उस कोर्स में मैं आकर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अन्य जो एजुकेटर्स में टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया भर के, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना हो सिलेक्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं। पूरे 2 वर्ष के लिए आराम से कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी 10 बजे हमारा स्पेशल क्लास है। कल अर्थव्यवस्था के फैक्ट्स पे हमने चर्चा की थी, आज हम अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमिक्स पे ही बात करेंगे। तो क्लास कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। 10 बजे मैं आऊँगा लाइव, ठीक है। 10 बजे अनअकैडमी ऐप पे मैं लाइव आऊँगा, ये मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे नहीं आऊँगा। अनअकैडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया है, वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लास 10 बजे रहेगी इकोनॉमिक्स की आज, ओके। तो वहीं पर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही करते हैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खाना वगैरह खा लीजिए, उसके बाद आइए लाइव आते हैं 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का MCQ चल रहा था सामान्य अध्ययन के, रात 8 बजे वाले वीडियो में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज 6ठा वीडियो है उस क्रम का। कुछ समय जब तक लॉकडाउन है दोस्तों, तब तक इसी तरह हमारे लाइव वीडियो नहीं आ पाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो ही आएंगे। लेकिन बहुत जल्द, जैसे 3 मई को मैं भी सोच रहा हूँ कि यदि लॉकडाउन हटता है, कुछ छूट मिलती है, तो मैं अपने रूम पे पहुँच करके अपने इक्विपमेंट्स के द्वारा लाइव वीडियोस बनाऊं, तब ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। तो साइंस टेक का चल रहा है। साइंस टेक में बहुत गहराई से नहीं जानना है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में आपके, वहीं से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आवर्त सारणी में धातुओं के सर्वाधिक गुण वाले तत्व स्थित है कि आवर्त सारणी अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं। आवर्त सारणी मैं आपको एक दिन किसी वीडियो में बता दूंगा। और एक बात और रह गई है मेरी, कि मैं कोशिका विभाजन के बारे में बताया था आपको पढ़ाने के लिए, तो ये दोनों टॉपिक मैं एक ही दिन पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मैं भी कल या परसों मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ, इन दोनों को मैं कल परसों में ही पढ़ा देता हूँ। आवर्त सारणी में धातुओं के सर्वाधिक गुण वाले तत्व स्थित होते हैं, तो बाईं ओर स्थित होते हैं, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो तत्व हैं उनका धात्विक गुण जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न धातुएं निम्न में से किसके साथ घुल करके अमलगम का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों पारे के साथ पूछा भी जाता है कि अमलगम में क्या स्थित है, मुख्य धातु है, तो वो पारा है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहे को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के साथ यह पारा मिल करके अमलगम का निर्माण कर सकता है। तो याद रखिएगा, लोहे को छोड़कर, लोहे के साथ नहीं बन पाएगा अमलगम, बाकी कोई भी धातु हो उसके साथ मिलकर के अमलगम का निर्माण कर सकता है पारा, ठीक है। पारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको पता है, बैरोमीटर में, थर्मामीटर में, ठीक है। इनके जैसे अन्य जो यंत्र हैं उनमें सिंदूर के निर्माण में Hg का यूज होता है। सोने और चांदी के निष्कर्षण में पारे का यूज होता है। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में, ठीक है, मरकरी, पारे को ही मरकरी कहते हैं, तो मरकरी वाष्प लैंप जो है उसको बनाने में, गैस को एकत्र करने के कार्य में इसका प्रयोग होता है। पारे का जो निष्कर्षण होता है, इसका अयस्क कौन सा है पता है आपको, सीने बार।
पूछा जाता है। ठीक है, सीने बार ये पारे का अयस्क है, इसी अयस्क से पारे का निर्माण होता है। और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जो कि धातु है। इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछा जाए कि किस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो पारे पर। मानव शरीर में जल का प्रमुख कार्य यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। स्वेदन का उत्सर्जन कर ताप नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। पसीने का उत्सर्जन करके ताप नियंत्रित करता है शरीर का। अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में माध्यम बनना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका कार्य जैव रासायनिक अपक्रियाओं को संपन्न कराने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, जैव रासायनिक अपक्रियाओं को संपन्न कराने में। और हमारे शरीर में आपको पता है कि लगभग 60%, 57 से 65% तक जल पाया जाता है। और यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे श्रेष्ठ विलायक है, जो कि जीव के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कोशिका द्रव्य हो गया, रुधिर प्लाज्मा हो गया, लसिया ग्रंथ हो गई, श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है, उनका यही मुख्य उसमें जो उपस्थित मुख्य तरल पदार्थ है वो जल ही है। तो चाहे उपापचयी प्रक्रिया हो, पदार्थों का विसरण हो, उत्सर्जन हो, परिवहन हो, ये सभी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं, जल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। मानव मस्तिष्क में दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि जो अनुभव हैं उनको पहचानने का कार्य मुख्यतः किसका होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? थैलेमस का। थैलेमस जो ग्रंथि है, ये थैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सीफेलॉन का एक भाग होता है। जब मस्तिष्क हम पढ़ाएंगे आपको बायो में, तो आपको दिखाएंगे मस्तिष्क का पूरा डायग्राम, उसमें बताएंगे कि कौन कहाँ स्थित होता है और किसका क्या कार्य होता है। यहाँ पर आप जानते रहिए कि थैलेमस का मुख्य कार्य होता है। थैलेमस से ही पीनियल ग्रंथि जो है वो जुड़ी होती है, और यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो संवेदी चीज़ें हैं, प्रेरणाएं हैं, उनको ग्रहण करके दर्द, स्वाद, ठंडा, गर्म, दबाव आदि की पहचान कराने का कार्य करता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया पीनियल ग्रंथि, यहाँ से मेलाटोनिन, याद रखिएगा, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो कि नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? पीनियल ग्रंथि से। अगर पीनियल नहीं आए दोस्तों एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन में, तो थैलेमस आप सही टिक लगाएंगे, यही सही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थैलेमस। अगला है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है, आपको पता है। कान की जो एक कर्ण की 3 अस्थियां पाई जाती हैं मुख्यतः, जो मध्य कर्ण है आपका कान है, उसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं मुख्यतः, इनकस, मैलियस अर्थात मेरियस, इनकस और स्टेपीज। इनमें से स्टेपीज जो है शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। वहीं फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ठीक है, जो जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं। अब यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, किस रोग की वजह से हड्डियों का कैल्सिफिकेशन रुक जाता है, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है या कुरूपता आ जाती है, जिसको हम कौन सा रोग बोलते हैं? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स रोग बोलते हैं। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स रोग बोलते हैं। सी इसका उत्तर है। ठीक है, इसमें हड्डियों का कैल्सिफिकेशन रुक जाता है। कैल्शियम एक प्रकार से हड्डियों तक पहुंचना ही रुक जाता है, इससे क्या होता है? हड्डियों का क्षय होने लगता है। वहीं पेलाग्रा रोग, इसके बारे में हमने आपको बताया था, विटामिन B3 की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है, मसूड़े फटने लगते हैं। और ज़ीरोप्थैल्मिया, ये क्या है? ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इस रोग में आंखें आंसू बनाना बंद कर देती हैं, आंखों में आंसू आना बंद हो जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं। ज़ीरोप्थैल्मिया, ठीक है, विटामिन ए की कमी से।
अब यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया है, रोग दिया है, उसका कारक दिया है। ठीक है, तो रोग काली खांसी ये हीमोफिलस परटूसिस बिल्कुल सही है। हीमोफिलस परटूसिस एक जीवाणु है, उसके कारण होता है। कुष्ठ ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा है निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये भी बिल्कुल सही है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम, तो चारों ही सही हैं। ठीक है, चारों ये जीवाणु जनित बीमारियां, हमने आपको ट्रिक बताया था, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, उसमें ये चारों बीमारियां जो हैं जीवाणुओं से फैलती हैं। और किन जीवाणुओं से फैलती हैं उसका जो नाम दिया यहाँ दिया है 1 2 3 4, इसका जो सही क्रम होगा 1 2 3 4 ही हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल सागर का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो वहाँ एक शैवाल पाया जाता है, सी इसका उत्तर है। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम उस शैवाल का नाम है। क्या? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नीली हरी शैवाल लाल सागर के ऊपर तैरती रहती है, जो कि जल को लाल रंग प्रदान करती है, इसी कारण इसे लाल सागर कहा जाता है। इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये तो एक बार मैंने बताया था किसी प्रश्न में, पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। यह 51 एमिनो अम्लों से बना होता है। आपको बता दूं, हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, एक बार पूछा भी गया हार्मोन क्या होते हैं, तो मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। तो एक पेप्टाइड हार्मोन है, यह 51 एमिनो अम्लों से बना होता है। और रक्त में जो शर्करा है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इसका श्रावण अग्नाशय के एक विशेष भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा होता है। अग्नाशय से स्रावित होता है ये। इसके अल्प श्रावण से अगर कम मात्रा में इसका श्रावण हो तो मधुमेह या डायबिटीज़, तथा अगर बहुत ज़्यादा श्रावण हो तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। याद रखिएगा, अगर इस इंसुलिन हार्मोन का ज़रूरत से कम श्रावण हो तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा श्रावण हो तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। अपकेंद्रण में क्या होता है? अधिक सघन जो तत्व या अवयव होते हैं एवं हल्के अवयव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये अपकेंद्रण की प्रक्रिया में होता है। वॉशिंग मशीन का यही कार्य होता है। वहीं अपोहन की बात करें तो अपोहन क्या है? रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि है जिसको अपोहन कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। काफ़ी लोग तो अपोहन जो इंग्लिश वाले हैं अपोहन शब्द का अर्थ ही नहीं समझ रहे होंगे, तो डायलिसिस को ही अपोहन कहते हैं। वहीं पर विसरण की बात करें तो क्या है विसरण? 2 या अधिक पदार्थ जो स्वतः एक दूसरे से मिल करके समांग मिश्रण बना लें तो उसको विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। और उत्कम परासरण क्या है? ये जल शोधन की एक प्रचलित विधि है जिसको उत्कम परासरण कहते हैं। और उत्कम परासरण को दोस्तों इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, तो इंग्लिश वालों के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस। भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, अर्थात अंतरिक्ष की दुनिया में कब प्रवेश किया? आपको डेट याद है? 19 अप्रैल। अगर नहीं याद है तो याद रख लिएगा, 19 अप्रैल 1975 वो ऐतिहासिक दिन था जब कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान का नाम कॉस्मॉस या कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान से भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट प्रथम, ठीक है, को सोवियत संघ के, याद रखेगा, सोवियत संघ के कापुस्टिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। और तब से अब तक पूरा मैंने इसरो का एक इतिहास बताया है एक वीडियो में। देखिए कैसे इसरो का विकास हुआ, आज इसरो किस तरह सिरमौर बन गया है और नासा तक इसरो से जलन रखता है इसकी कामयाबी को देख करके। तो इसका जो उत्तर होगा, भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया? आर्यभट्ट के
प्रक्षेपण के साथ ही। अगला प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं या होते हैं? तो आपको मैं बताया था क्षोभ मंडल, जहाँ पर लगभग पृथ्वी का समस्त वायुमंडल स्थित है, यहीं पर क्षोभ मंडल में समस्त जो मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद समताप मंडल आता है, जिसके निचले लेवल पर आपका ओजोन मंडल, ओजोन परत स्थित होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों से आपकी रक्षा करता है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक वृत्त में बड़ा सा ओजोन छिद्र हो गया था, लेकिन अभी फिर से उसको भरने की खबर आ रही है, जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से। तीसरा जो है मध्यमंडल होता है, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। ये जो चौथा आयन मंडल होता है, यही संचार उपग्रह यहीं पर स्थित किए जाते हैं। टेलीविजन आदि जो संचार हैं, इसके संचालन के लिए ये मंडल उपयोगी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आयन मंडल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, छोटा वीडियो ही आज बन पाया, लेकिन इसकी लेंथ हम बढ़ाएंगे कल से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, ताकि कोई भी विषय या कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ना हो, संपूर्ण तरीके से लाइव क्लास और डिटेल में PDF के माध्यम से और डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ, जो भी आपको उपयोगी लगे। और यहाँ पे रेफरल कोड हमारा यूज करके आप किसी कोर्स में लाभ ले सकते हैं छूट का। और देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, 12 महीने का कोर्स है 7,000 में पड़ेगा, 24 महीने का कोर्स मात्र 9100 रुपये में पड़ता है। और आप रेफरल कोड हमारा यूज करते हैं तो और कम में पड़ जाता है ये कोर्स, तो आपके लिए लाभदायक होगा। 2 साल के लिए आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ज़्यादा अच्छा है, मतलब जब तक आपको तैयारी करनी हो, इतने में आप सफल हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UP PSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO UP PCS या UP SSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MP PSC करना चाहते हैं, राजस्थान भी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UP PSC UP SSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा, और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो, जैसे आप UP PSC UP SSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको, जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।